लव की घंटी एक। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 24। कुव्यवस्था। क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत में फिल्म्स और गाने ऐसे मीडियम हैं जिनकी सबसे ज्यादा पहुंच बच्चों तक होती है? अगर नहीं तो अब समझ लो, क्योंकि आगे इस बारे में बात होगी। आइए सब जानते हैं कि भारतीय बच्चों को यूनिवर्सिटी या कॉलेज की हवा लगती क्यों है। भारत के शिक्षक व शिक्षिकाओं ने पूरी मेहनत करके एक ऐसे सिस्टम तैयार कर दिया है जिसमें बच्चों को शिक्षा एक समस्या नजर आती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज़ाद भारत में ऐसे लाखों टीचर्स हैं जिन्होंने शिक्षा को इतना बोझिल, बोरिंग व बेकार बना दिया है कि बच्चों को शिक्षा एक समस्या लगती है। अब ये समझने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्या से बाहर आना चाहता है। भारतीय बच्चे भी यही करते हैं, इसलिए उनका मन पढ़ने में लगता ही नहीं। मॉडर्न टीचर्स के विपरीत प्राचीन भारत के टीचर्स ने वर्षों तक अनुसंधान करके शिक्षा को इतना सरल, मज़ेदार व कामयाब बनाया था कि जिनका पढ़ने का मन नहीं भी होता था वे भी पढ़ा करते थे। यही कारण था कि प्रत्येक प्राचीन भारतीय शिक्षित था। वे शिक्षित तो थे ही, साथ साथ उनका शिक्षा के साथ ऐसा मोह पड़ जाता था कि हर कोई ताम्र शिक्षा हासिल करता रहती थी। इस बात का सबूत हमें तमिल व संस्कृत भाषा के रूप में मिलता है। आप जहां भी बैठकर यह उपन्यास पढ़ रहे हैं, कृपया वहां के लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप अपने आसपास के लोगों के साथ शुद्ध हिंदी में बात करके देखिए। इस प्रयोग में आप ग्रेजुएशन व मास्टर्स किए लोगों को भी शामिल कीजिए, यानी उनसे भी शुद्ध हिंदी में बात कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको उन सबके चेहरे पर एक कॉमन एक्सप्रेशन दिखाई देगा। अरे ये कौन सी भाषा में बोल रहे हो? सीधी साधी हिंदी में बात करो। यही भाव आपको सबके चेहरों पर नजर आएगा। अनेकों फिल्म्स में, टीवी सीरियल्स में भी आपको यह चीज़ देखने को मिल जाएगी। इससे आपको क्या देखने को मिला? आपने देखा कि हिंदी भाषीय लोग भी शुद्ध हिंदी में बात करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह है कि उन्हें शुद्ध हिंदी आती ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि उन्हें शुद्ध हिंदी क्यों नहीं आती है? जवाब मिलेगा कि उन्हें शुद्ध हिंदी बोलने, सुनने व पढ़ने को ही नहीं मिलती, यानी उन्हें शुद्ध हिंदी वाला माहौल ही नहीं मिलता। अब जरा सोचो कि शुद्ध हिंदी आसान है या संस्कृत? एक सेकंड में आपके मन से उत्तर आएगा कि संस्कृत के मुकाबले शुद्ध हिंदी आसान है। यदि आपकी बात सही है, तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश का ज्यादातर पुराना साहित्य संस्कृत में लिखा गया है? जब आप इस पर सोचने लगोगे तो सीधा सा जवाब मिलेगा कि उस जमाने में लोग संस्कृत ही बोला, सुना व लिखा करते थे, जिसका सीधा सा मतलब है कि उस जमाने में सभी लोग संस्कृत पढ़ना, लिखना व बोलना जानते थे। ऐसा कैसे संभव हुआ? जी हाँ, उस दौर के टीचर्स की वजह से। जबकि आज के टीचर्स के कारण हम भारतीयों को शुद्ध हिंदी से डर लगता है। क्या आप जानते हैं कि तमिल भाषा संस्कृत भाषा से कम 1000 साल पुरानी है? दक्षिण भारत में जाकर देखो तो आपको आज भी बरसों पुराना साहित्य मिल जाएगा जो पुरानी तमिल भाषा में लिखा गया था। यानी यहाँ से भी आपको इस बात का पुख्ता सबूत मिल जाता है कि पुराने ज़माने के टीचर इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने लोगों को तमिल बोलना, लिखना व पढ़ना सिखा रखा था। जबकि आज के टीचर्स के कारण हम भारतीयों को शुद्ध हिंदी तक से डर लगता है। अब एक छोटा सा सवाल आपको खुद से पूछना है। जब पुराने टीचर्स सुविधाओं के अभाव के बावजूद शिक्षा को इतना सरल, मज़ेदार व कामयाब बना देते थे कि उस दौर के सभी लोगों को संस्कृत व तमिल जैसी मुश्किल भाषाएं बोलनी, लिखनी व पढ़नी आ जाती थी, तो आज के टीचर्स हमें शुद्ध हिंदी जैसी सरल भाषा का माहौल क्यों नहीं दे पा रहे? जबकि सभी वैज्ञानिक ये प्रमाण दे चुके हैं कि आज के बच्चों का दिमाग पुराने लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित है। अब सोचो विडंबना क्या है? जब भारतीयों का दिमाग कम विकसित था, संसाधन न के बराबर थे, तब भी हमें संस्कृत व तमिल आती थी। आज भारतीयों का दिमाग ज्यादा विकसित है, संसाधन अनगिनत हैं, फिर भी हमें शुद्ध हिंदी तक बोलनी, पढ़नी व लिखनी नहीं आती। ये कैसे विकास हो रहा है? ये समझदार लोगों द्वारा सोच समझकर तैयार की गई कुव्यवस्था है।
कुव्यवस्था के सफल मॉडल को ज्यादा परिपक्व बनाते हुए मॉडर्न भारत के मॉडर्न अध्यापक अध्यापिकाओं ने शिक्षा को बोझिल, नीरस व बेकार तो बनाया ही है, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा जैसी पवित्र क्रिया में कंपटीशन जैसी नकारात्मक भावना को भी जोड़ दिया है। कंपटीशन जैसी नकारात्मक भावना का गुणगान करने वाले सयाने लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कंपटीशन में आनंद नहीं होता, उसमें केवल जीत हार होती है। जीत हार का सीधा संबंध प्रदर्शन से होता है। प्रदर्शन एक ऐसी क्रिया है जिसके पीछे बहुत से महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों को सभी कारकों का साथ नहीं मिलता, जिसके कारण उनका प्रदर्शन बढ़िया नहीं होता। एक बार नहीं होता बल्कि कभी भी नहीं होता। ऐसे में उनके हिस्से हर बार हार ही आती है। अब ये तो औसत बुद्धिमत्ता वाला इंसान भी बता सकता है कि यदि किसी कंपटीशन में बच्चों के हिस्से हमेशा हार ही आती है तो वे उस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही छोड़ देंगे। यदि घर समाज के दबाव के चलते वे हिस्सा ले भी लेते हैं तो वे ऐसा बेमन से ही करेंगे, यानी वे हर समय मानसिक कष्ट का ही अनुभव करेंगे। परिणामस्वरूप अधिकतम बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं करता। आपको शायद मेरी बात अजीब लग रही होगी। ऐसे में मुझे आपसे एक सरल सा सवाल पूछना होगा। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कक्षा में फर्स्ट आती हो? यदि हाँ तो सोचकर बताएं कि आपको उन बच्चों में क्या खूबी नजर आती है। खूब सोचकर भी आपका जवाब यही आएगा कि उन बच्चों को सब कुछ याद होता है, जिस कारण वे मौखिक या लिखित एग्जाम्स में सब प्रश्नों के उत्तर दे आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पढ़ाई के संदर्भ में सबसे खास बात याद करने की क्षमता होती है। इसका अर्थ ये भी निकला कि आपकी नज़र में याद करना ही सफलता का पैमाना है। इसका आशय ये भी निकला कि जिस समाज में आप रहते हो उस पूरे समाज की यही मान्यता है कि जो बच्चा या बच्ची याद करने में माहिर हैं केवल वे ही इंटेलिजेंट कहलाए जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ज्ञानी पुरुष या महाज्ञानी कहा जाता है? यदि हाँ तो बताएं कि उनमें आपको क्या खासियत दिखती है। खूब जांच करने के बाद आपको उनकी खासियत भी याद करने की क्षमता ही दिखाई देगी। इसका स्पष्ट अर्थ यह निकला कि बच्चा हो या बूढ़ा, जो भी याद करने की अधिकतम क्षमता रहता है वो समाज की नज़र में इंटेलिजेंट तथा ज्ञानी बन जाता है। ठीक यही सोच मॉडर्न शिक्षक व शिक्षिकाओं की भी है। यही वजह है कि उन्होंने पढ़ाई से आनंद को निकाल दिया है। उनका फोकस केवल और केवल बच्चों को याद करवा देना होता है। मॉडर्न अध्यापक व अध्यापिकाएं संभवत नहीं जानते हैं, मगर प्राचीन भारत के टीचर्स ये जानते थे कि याद करने की क्षमता एक कुदरती गुण है। माँ कुदरत किसी बच्चे में याद करने की क्षमता ज्यादा भरती हैं तथा किसी बच्चे में कम। माँ कुदरत जिन बच्चों में याद करने की क्षमता कम भरती हैं वे उन बच्चों में अन्य गुण भरती हैं। माँ कुदरत ऐसा करके ये पक्का करती हैं कि समाज में एक तरह के गुणों वाले बच्चे न हों अपितु विभिन्न प्रकार के गुणों वाले बच्चे हों। पर चूंकि मॉडर्न शिक्षक व शिक्षिकाओं को माँ प्रकृति की इस सुव्यवस्था के बारे में नहीं पता है, इसलिए वे अपनी समझ के अनुसार सब बच्चों को रटा लगाना ही सिखाते हैं। अब आपके लिए ये समझना आसान होगा कि जिन बच्चों के भीतर रट्टा लगाने का गुण है ही नहीं, उन्हें रट्टा लगाना कितना मुश्किल लगता होगा। बच्चों की इस मुश्किल का समाधान कोई नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन से अंधी हो चुकी दुनिया तमाम तरीकों के जरिए बच्चों रट्टा लगाने को मोटिवेट भी करती रहती है तथा मजबूर भी करती है। ऐसे में बच्चे ऐसी मशीनें बन जाते हैं जो सांस तो लेती हैं मगर जी नहीं रही। जिंदा मशीन बन चुके बच्चों के जीवन में फिल्म्स और गाने एक राहत लेकर आते हैं। क्या आपको याद है कि भारत में फिल्म्स और गाने ऐसे मीडियम हैं जिनकी सबसे ज्यादा पहुंच बच्चों तक होती है? अब चूंकि बच्चों की पहुंच फिल्म्स और गानों तक होती है, इसलिए वे इनके माध्यम से अपनी बोझिल और बोरिंग जिंदगी से राहत पाते हैं, क्योंकि ये उन्हें उनकी वास्तविकता से दूर ले जाते हैं और अनेकों सपने भी दिखाते हैं। फिल्म्स और गानों के जरिए में आज़ादी के सपने देखने लगते हैं। अनेकों फिल्म्स और गानों से उन्हें यह अनुमान भी हो जाता है कि जब तक स्कूल लाइफ है तभी घर व समाज की रोक टोक है, जैसे ही कॉलेज लाइफ शुरू होगी आज़ादी मिल जाएगी, तब हम वो करेंगे जो हमारा मन कहता है। बच्चों की यह स्थिति उन शराबी व मांसाहारी इंसानों से हूबहू मिलती है जो नवरात्रों में शराब व मांस से दूर रहते हैं। जैसे शराबी और मांसाहारी लोग नवरात्रों में कैद व असहायपन अनुभव करते हैं,
वैसे ही बच्चे भी स्कूल डेज में कैद व असहायपन को अनुभव करते हैं। जिस प्रकार शराबी और मांसाहारी लोग नवरात्रों के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी स्कूल डेज के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जो खुशी व आज़ादी शराबी और मांसाहारी लोग नवरात्रों के बाद महसूस करते हैं, वही खुशी व आज़ादी बच्चे भी स्कूल डेज खत्म होने पर महसूस हैं। ठीक जैसे शराबी और मांसाहारी लोग नवरात्रों के खत्म होने के बाद शराब व मांस पर टूट पड़ते हैं, ठीक वैसे ही स्कूल डेज खत्म होने पर बच्चे वो सब करते हैं जो सब करने से उन्हें रोका गया था। अब जरा ठीक से कुव्यवस्था को समझे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय बच्चे नीरस जीवन जीते हुए बड़े होते रहते हैं तथा उन्हें समय समय पर गाने व फिल्म्स राहत देती रहती हैं। ऐसे में बच्चे उस वक्त का इंतजार करते रहते हैं जब उन्हें आज़ादी मिलेगी, जब वे इतने बड़े हो जाएंगे कि कोई उन्हें चाहकर भी रोक टोक न पाए। अब सोचकर बताओ कि यह वक्त उनके जीवन में कब आता है? जी हाँ, केवल कॉलेज लाइफ में भारतीय बच्चों वो वक्त मिलता है जब उन्हें आज़ादी मिलती है।